जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर और करंट मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं और वो मुद्दा है अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट जो गाजा के अंदर चल रहा है। और इसके ऊपर हम सब बहुत सारी खबरें देख रहे हैं। हमें सबको मालूम है कि वहां पर किस तरीके से हमास ने बर्बरता दिखाई और अब इजराइल बदला ले रहा है। तो लेकिन फिर भी उसको समराइज करेंगे कि क्या क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, और उसकी थोड़ी सी बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमास ने किस तरीके से हमला किया और आयरन डोम पूरी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, और अब इजराइल क्या कर रहा है। ये करने के बाद थोड़ा सा हम इजराइल के बारे में समझेंगे। हिस्टोरिकली इजराइल क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बोरिंग हो जाता है। ब्रॉडली बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री अगेन ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको भी सरल करके और एक छोटा पैकेज आपको जानकारी का देने का मैं प्रयास करूंगा। और लास्ट में हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की कि किसकी वहां पर क्या मजबूरी है और हम कहां खड़े होते हैं, दैट इज इंडिया यहां पर कहां पे खड़ा होता है। तो अभी तक की समरी इस प्रकार से है। शनिवार की बात करें तो शनिवार से लेके अभी तक एज पर बीबीसी न्यूज, उसका जो बीबीसी का जो अपडेट है कि 600 इजरायली मारे गए हैं, 100 इजरायली सोल्जर्स और सिविलियंस कैप्चर्ड हैं। रिटेलिएटरी स्ट्राइक में 370 फिलिस्तीनी गाजा के अंदर मारे गए हैं और 2200 जख्मी हो गए हैं। इजिप्ट के अंदर 2 इजरायली टूरिस्ट और उनके गाइड को मार दिया गया है। इजराइल का कहना है, इजरायली फौज का कहना है कि ये हमारे ऊपर 9/11 जैसा हमला है और उससे ज्यादा। हम सबको मालूम है 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अरब्स ने एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक करके, पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक करके और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर घुसा दिए थे, जिसमें हजारों अमरीकी मारे गए। तो उससे कंपेयर किया है इजरायली आर्मी के कमांडर ने। और वहीं लेबनान के अंदर हिजबुल्ला जो कि गवर्नमेंट भी बनाती है और एक मिलिटेंट विंग भी है, ईरानी सपोर्टेड है, शियाइट्स हैं, इन्होंने भी आर्टिलरी और रॉकेट्स और दूसरे फायर इजरायलियों के ऊपर करे हैं। इजरायलियों ने हिजबुल्ला को भी जवाब दिया है। वहीं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि इस पूरे खूनी खेल का बदला लिया जाएगा और उन्होंने गाजा के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनियों को वार्न किया है कि इलाका खाली कर दो, क्योंकि हम पूरी फोर्स के साथ आएंगे और हमास को खत्म कर देंगे। अब हमास ने इसमें तकरीबन 7000 रॉकेट फायर करे हैं। ये कई सारे सैल्वोज में करे हैं, लेकिन सबसे पहला साल्वो जो था 5000 रॉकेट्स का, ये सबसे बड़ा और भयंकर टाइप सैल्वो था। इस बार जो इन्होंने रॉकेट्स यूज करे हैं इनकी रेंज भी ज्यादा है, क्योंकि तेल अवीव तक जाके रॉकेट्स गिरे हैं। शायद वहां का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। दैट मीन्स प्रोपल्शन अच्छा है, नेविगेशन सिस्टम अच्छा है और वहां पे गिरे हैं। कई सारे शहरों के ऊपर हमला इन्होंने किया है और सबसे ज्यादा नुकसान इजरायलियों का सिद्रोत टाउन में हुआ है। ये गाजा के बिल्कुल नजदीक ये टाउन है। और वहीं पर एक आउटडोर म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था रहीम में, वहां पे भी बहुत बर्बरता दिखाई गई। वहां से बहुत सारे इजरायलियों को पकड़ लिया गया जो वहां पर सबात की छुट्टी मना रहे थे, और इनका एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है सिमचत तोरा। अब हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। इस चीज को वो सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ पर अमेरिकन्स भी थे, कुछ ब्रिटिश भी थे, कुछ जर्मन्स भी थे, नॉर्वेजियन भी थे, और ये यहाँ पर मारे भी गए हैं। तो ये और इस चीज को कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब हमास ने इस ऑपरेशन को अल अस्का फ्लड का नाम दिया और उन्होंने बोला, उनके कमांडर ने बोला कि इनफ इज इनफ, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जबर हो रहा है इजराइल का और इसको
खत्म करना चाहिए और अब बहुत हो गया और ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, उन्होंने हमला कर दिया। अब इजराइल के अंदर सबात क्या होता है? सबात इनका ये माना जाता है कि भगवान, ये लोग सारे अच्छा बाय द वे सारे अरब वर्ल्ड में, और चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट में तो गॉड का इस्तेमाल होता है, बट अदरवाइज ये लोग सब अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह इज बेसिकली, अल्लाह को अरेबिक से दूसरे उसमें ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में तो इट मीन्स गॉड, और अल्लाह को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स भगवान। सो इट इज दैट। तो इनका ये मानना है कि अल्लाह जो है वो पूरे हफ्ते काम करता है, लेकिन फ्राइडे की शाम से और शनिवार की शाम तक वो रेस्ट करता है। तो ये लोग सब छुट्टी मनाते हैं उसी तरीके से। तो मुस्लिम्स का एक अलग तरीका है वहां पे इसको ऑब्जर्व करने का, वो पूरे फ्राइडे को मनाते हैं, बट कॉन्सेप्ट इनका सबका वो सेम ही है। अब ये सारी चीजें जो है इंटरनेट से मैंने निकाल के कलेक्ट करी हैं। इसमें भी लोगों के बहुत सारे होंगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये ऐसे होता है वो होता है, तो खैर हम उस चक्रों में नहीं पड़ेंगे। तो अब ये पूरी कहानी हुई है शाम फ्राइडे अक्टूबर 7 6:30 से ये ड्रामा शुरू हुआ है, और अब सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि कहां तक पहुंची है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमास ने ये ऑपरेशंस कैसे करे। गाजा स्ट्रिप अगर आप नक्शा देखें तो साउथ में है, इनका बॉर्डर इजिप्ट से लगता है और थोड़ा समुद्री इलाका भी है, और इन लोगों ने तीनों चीजों का इस्तेमाल किया। इन्होंने समुद्र का भी इस्तेमाल किया, इन्होंने एयर का भी इस्तेमाल किया, इन्होंने लैंड से भी घुसपैठ करी। अब ये सारी चीजें एक साथ करी हैं, और साथ के साथ में 5000 रॉकेट भी फायर करे हैं। इनकी छोटी छोटी बोट्स में इन्होंने समुद्र के रास्ते एम्फीबियस लैंडिंग करने की कोशिश करी है, और एक छोटा सा एक गांव या कस्बा सा है वहां पर लैंडिंग हुई भी है, लेकिन बहुत सारी बोट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। वहीं जो फेंस थी जो सेपरेट कर रही थी सेटलमेंट्स को और गाजा को, उसको इन लोगों ने तोड़ा, और पिकअप ट्रक्स, कारों से, मोटरसाइकिलों में बैठ के, और ये अंधाधुंध तरीके से इन्होंने अंदर घुसपैठ करी। और रीम में जहां पर ये इजरायली रेवलर्स मजे कर रहे थे, वहां पे जाके और इन्होंने वहां पे बहुत ही कत्लेआम शुरू कर दिया और ये सारी कार्रवाई करी। वहीं एक और दिलचस्प चीज हुई है, इन्होंने एयर का जो इस्तेमाल किया है, आपने खबरों में सुना होगा पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया। तो पैराग्लाइडर्स विद ट्राइक एंड पैरामोटर। तो जैसे ही पैरामोटर और ट्राइक लग जाती है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पैराग्लाइडर एक पैराग्लाइडर होता है जिससे के जरिए आप उड़ सकते हैं। पैराशूट ऊपर से चीज को फेंको या आदमी ऊपर से कूदता है तो उसको धीरे धीरे नीचे लेके आता है, वो नीचे आएगा, वो उड़ेगा नहीं। लेकिन पैराग्लाइडर अगर हवा का एक फ्लो है और कोई पहाड़ी है और पहाड़ी से टकरा के हवा ऊपर चढ़ रही है, तो पैराग्लाइडर हवा में ही रहेगा और उड़ता रहेगा। और अगर थर्मल्स आ रहे हैं तो ये बहुत दूर तक भी जा सकते हैं, 500 600 किलोमीटर तक भी गए हैं, इसका भी रिकॉर्ड है दुनिया में। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया कि इन्होंने पैरामोटर्स का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि छोटा सा प्रोपेलर पीठ पे लगा हुआ है, वो चल रहा है। तो अब आपको ना पहाड़ी की जरूरत है ना हवा की जरूरत है, आपने प्रोपेलर चलाया और आप पैराग्लाइडर की मदद से उड़ गए। अब जब इसके अंदर ट्राइक जुड़ गया, यानी कि उसमें एक पैराग्लाइडर का पायलट है और एक पैसेंजर भी है, तो वो ट्राइक हो गई। जितने वीडियोस जो देखने में आए हैं, इनफैक्ट जितने का एक ही वीडियो आया है जो हमास ने रिलीज किया है, जिसके अंदर ट्राइक का इस्तेमाल किया गया है और पैरामोटर का, मैन पैक पैरामोटर का इस्तेमाल किया। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज हुई है, और मेरे ख्याल से दुनिया में ये पहली बार हुआ है कि पैरामोटर और ट्राइक का इस्तेमाल किसी मिलिट्री पर्पस के लिए किया हो, और बहुत ही स्टेल्थीली ये कार्रवाई करी है। अब ये तो था इजराइल के ऊपर हमास का हमला। इजराइल की डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, और उसी के नतीजे में तकरीबन 1000 फिलिस्तीनी आतंकवादी इजराइल में घुस गए, और
वहां पर जो हुआ वो हम सबको मालूम है कि कितने खतरनाक वीडियो आए। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने अगवा कर लिया, बुजुर्गों को अगवा कर लिया, और बिल्कुल जो जो हमने सीरिया में देखा था हाल, वो वाले हाल कर दिए। कुछ वीडियो आए जो कि मतलब कि बयान भी नहीं कर सकते, छोटे बच्चे को जुबा कर दिया, और इस तरीके से बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दिल दहलाने वाले वीडियोस सामने आए। अब इजराइल ने क्या किया, इजराइल क्योंकि ऑफ गार्ड पकड़ा गया, इंटेलिजेंस फेलियर, ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है 50 साल के अंदर, सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस फेलियर रहा है ये। तो अब इजराइल को गुस्सा आ गया और इजराइल ने पूरे रिजर्विस्ट को समन कर लिया। रिजर्विस्ट मतलब कि इनके यहाँ पे कोई 6 महीने की नौकरी करता, कोई 2 साल की, कोई 1 साल की, और फिर ये रिजर्विस्ट उसमें आ जाते हैं। जब भी कभी इजराइल को जरूरत होती है, इनको आदेश होता है कि आप वापस आइए और फौज में ज्वाइन कर लीजिए। तो वो वाला हिसाब किताब हो गया है शुरू, और इनफैक्ट यूनिट्स सारी इकट्ठी हो रही हैं, आर्मर्ड बहुत जबरदस्त तादाद में इकट्ठा हो गया है, आर्टिलरी हो गई है, और एयर स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारी गाजा के अंदर बिल्डिंग्स तबाह कर दी गई हैं, और जैसा मैंने बताया कि एज पर बीबीसी रिपोर्ट बहुत सारे लोग मारे गए हैं और कई सारे घायल हो गए हैं। तो ये सिचुएशन अब इजराइल की तरफ से, और इजराइल के हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल है क्या। अब जैसे अगर आप किसी मुसलमान से पूछेंगे, किसी फिलिस्तीनी से पूछेंगे, तो वो बोलेंगे कि ये पूरा इलाका हमारा था और अंग्रेजों ने जबरदस्ती ये यहूदियों को दे दिया, जूस को दे दिया, और हमारा मुल्क और हमसे छीन के और इनको दे दिया, और हमें जमीन से बेदखल कर दिया। तो इसको समझने के लिए बहुत ही थोड़ा समय आपका लूंगा, आप इसको सुनिए। ये जो भी मैंने रिसर्च करी है, इसको मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। ये पूरा इलाका जो अभी का इजराइल का इलाका है, इसको इसके कई नाम हैं, पुराने एंशिएंट नाम: कनान, लैंड ऑफ इजराइल, फिलिस्तीन एंड द होली लैंड। अब माइथोलॉजी ये है कि अब्राहम, अब अच्छा, ये क्रिश्चियंस का, जूस का और मुसलमानों का ये सब मानते हैं कि वो एक ही पिता था, और वो था अब्राहम। तो अब्राहम को अल्लाह ने ये जगह मुकर्रर करी कि ये है तेरे जो जितने भी जो बच्चे होंगे आगे, और जो भी तेरी जो प्रोजनी होगी, उसके लिए ये इलाका मैं मुकर्रर करता हूं। और इसको डायरेक्टली लिया जूस ने, क्योंकि जूस सबसे पुराना रिलीजन है। जूस अब्राहम के जो बच्चे हुए वो मेरे ख्याल से आइजैक और जो भी हुए, तो वो सारे के सारे जूस थे। जो जू सबसे पुराना रिलीजन है, उसके बाद में फिर क्रिश्चियनिटी आई, और फिर उसके बाद में मुस्लिम आए। तो वो हम इस रिलीजन बाजी में नहीं पढ़ेंगे। अब फर्स्ट सेंचुरी बीसी में पहली बार किंगडम ऑफ इजराइल एंड जूडा हकीकत में आया, यानी कि ईसा से 1000 साल पूर्व इजराइल और जूडा का किंगडम, छोटे छोटे किंगडम्स एक्चुअली वहां पर हकीकत में आए। उसके बाद इन किंगडम्स के ऊपर कब्जा हो गया असीरियंस का, बेबीलोनियंस का, दैट इज सीरिया और इराक वाले जो भी और यहाँ की जो भी डायनेस्टीज थी, जो भी राजा थे, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके ऊपर पर्शिया के लोगों ने भी कब्जा किया, अकमिनाद का रूल रहा, ग्रीक्स का भी इस इलाके पे रूल रहा, मैसेडोनियंस का राज रहा, और ये कई सालों तक ये चला, मतलब कि कई सदियों तक ये ऐसा चला। फिर सेकंड सेंचुरी बीसी, अच्छा, अब सेकंड सेंचुरी जब बीसी बोलते हैं हम, यानी कि 200 बीसी से 101 बीसी तक, शायद इस तरीके से ये सेकंड सेंचुरी बीसी बोलते हैं। तो ये आप लोग गूगल करके चेक कर लीजिए भैया, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो सेकंड सेंचुरी बीसी में हेस्मोनियन किंगडम इमर्ज हुआ। ये दरअसल पूरी तरह से जूइश किंगडम था। इसको रोमन्स ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इसको एक क्लाइंट स्टेट बना लिया, एक इसको मतलब एक स्टेट बना लिया जिसका राजा फिर भी एक जू ही रहा, लेकिन जो मालिक था, जो बड़ा बिग बॉस, जो महाराज लोग थे, वो सारे रोमन्स थे। फिर 7वीं सेंचुरी एडी, आफ्टर डेथ जीसस क्राइस्ट और ये जो भी है, तो 7th सेंचुरी के बाद में
मुसलमानों ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया। 11वीं सदी के अंदर क्रूसेड्स हुए और तब थोड़ा सा डिसरप्शन आया इस मुस्लिम रूल में। 13वीं शताब्दी में ममलूक आ गए, ये भी सब मुसलमान। 16वीं सेंचुरी में ऑटोमन्स आ गए, तुर्की। और 19th सेंचुरी के लास्ट में 1890 के आसपास एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ और इसी दौरान अरब नेशनल मूवमेंट भी शुरू हुआ। अब ज़ायनिस्ट मूवमेंट जब शुरू हुआ तो बेसिकली उसमें यह था कि सारे जूस जहां जहां भी थे वो सब इस प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ आने लग गए। और जब ये इस तरीके से काफिला बना तो मुसलमानों के अंदर एक अरब नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया। अब 1920 तक अरब नेशनल मूवमेंट में और ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट में कोई क्लैश नहीं था, लेकिन उसके बाद इन लोगों में क्लैश होना शुरू हो गया। अब देखिए इस इलाके में, अब ये जो मैंने जो आपको इतनी हिस्ट्री बताई कि ये हेस्मोनियन एम्पायर था, उसके बाद में फिर इसके ऊपर रोमन्स का कब्जा हो गया, फिर क्रूसेड्स आए तो क्रिश्चियंस का ब्रीफली कब्जा हुआ, फिर मुसलमानों का कई सदियों तक यहाँ पर कब्जा रहा। और इस पूरे दौरान जूस के ऊपर प्रोसिक्यूशन होता रहा, इनके ऊपर हमले होते रहे और ये इस इलाके से पलायन करते रहे और पूरी दुनिया में बिखर गए। ये लोग बिजनेस कम्युनिटी, इनफैक्ट पूरा अरब, चाहे वो जूस हो चाहे क्रिश्चियंस हो या मुसलमान हो, ये दे आर बेसिकली ट्रेडर्स, ये सारे के सारे ट्रेडर्स हैं। और जब जूस के ऊपर प्रेशर पड़ा, जैसे मैंने कहा कि ये लोग सब इधर उधर तितर बितर हो गए पूरी दुनिया में, और जब ये तितर बितर हो गए तो फिर ये ज़ायन मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई हम सब तितर बितर हो गए हैं, हमें वापस आना चाहिए। अब ये ज़ायन मूवमेंट भी इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये जिधर जिधर भी दुनिया में गए ये प्रॉस्परस थे, वेल्दी थे, मेहनती बहुत थे और इनका बिजनेस करने का एक्यूमेन बहुत जबरदस्त था। तो इससे नेचुरली जो पहले से रह रहा है वो चिढ़ता था, जेलसी फैक्टर थी कि यार इनके पास पैसा ज्यादा है। तो सब जगह पे इनका प्रोसिक्यूशन हुआ और कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में जहां जहां गए इनको सताया गया, इनको तंग किया गया। तो जब ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ तो ये पूरी दुनिया से इकट्ठा होना शुरू हुए और फिलिस्तीन इलाकों में आके बसने लग गए। अब कुछ तो जूस सदियों से बसे हुए थे फिलिस्तीनी इलाके में, हजारों सालों से थे, और ये फिर नए जूस आना शुरू हुए। तो 1920 के बाद में यहां पे इनके बीच में झगड़े शुरू हुए। अब वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो अंग्रेजों का इधर कब्जा हुआ, यहाँ पर तुर्कियों का राज था, ऑटोमन खलीफा, उनको हराया और ये इलाके बट गए। मैंडेट बोला गया, ये फ्रेंच मैंडेट है, ये ब्रिटिश मैंडेट है। तो फिलिस्तीन जो था ये ब्रिटिश मैंडेट में आया। तो इन्होंने ये कहा, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि यहां पर हम 2 मुल्क बनाएंगे। इजराइल जो कि सदियों से इनका मुल्क रहा है और हिस्टोरिकली ये इनकी जमीन है, तो इनको भी जमीन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे अरब भी बसते हैं तो इनको भी जमीन दी जाएगी और दोनों को अलग अलग 2 डिफरेंट मुल्क बना के दिए जाएंगे। 1947 या 48 में इनको बोला गया कि भाई हम आपको अलग अलग वो करेंगे यूनाइटेड नेशंस में। ये कहानी पास हो गई। मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अलहदा कुछ नहीं चाहिए, ये पूरा हमारा है और इनको भगाओ। तो जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट खत्म हुआ, इजराइल ने अपने आप को आजाद घोषित किया और ये सारे अरबों ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब जो नक्शा पहले बन रहा था उस नक्शे से कहीं ज्यादा जमीनें अब इस 1948-49 की जंग में इजराइल ने कब्जा ली। फिर आगे चलिए आप, 1967 में फिर सारे अरब इकट्ठे हुए और उन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। उसने बहुत सारी जमीनें, वेस्ट बैंक, सिनाई और वेस्ट बैंक और गाजा और गोलान हाइट्स और ये सब कब्जा कर ली। जेरूसलम पे भी कब्जा कर लिया। फिर 1973 की वॉर हुई तो सिनाई पेनिनसुला भी पूरा नीचे आ गया। फिर आप आगे चलते रहिए तो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ 1993 में। 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनेगी और इजराइल जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो फिलिस्तीनी जो इलाके हैं उस पर रूल करने का वो इजाजत दे देगा। लेकिन
हवा और समुंदर और जमीन की जो डिफेंसेस हैं ये इजराइल के हाथ में रहेंगी, ये फिलिस्तीनियों के हाथ में नहीं रहेगी। और जब इनको लगेगा कि जरूरत महसूस होगी कि ये इलाकों में घुसकर और ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहें तो ये कर सकते हैं, तो ये भी इजाजत दी गई। तो अब ये भी बड़ा गलत सी बात थी कि आपने इस तरीके का मुआहदा किया। वो तो बेचारे वैसे ही बेघर, बेदखल, बर्बाद थे। आपने उनके साथ में ये एग्रीमेंट भी कर लिया जिसके अंदर ना उसके पास में हवा का राइट है, ना पानी का राइट है, ना जमीन का राइट है। आप जब चाहें तो उसके अंदर घुस जाएं, उसके घर की तलाशी ले लें, उसको पकड़ लें, उसको ये कर लें, वो कर लें। तो दिस वाज वेरी अनजस्टिफाइड। और लेकिन ऐसा हुआ। फिर 2005 में एग्रीमेंट्स हुए अलग अलग। फिर इजराइल ने अरब मुल्कों के साथ में दोस्ती करना शुरू करा, वहीं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी बन गई। और 2005 में सिनाई पेनिनसुला देकर गाजा से बाहर निकल आए। 2007 में हमास जो है फतह को, जो पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन से निकली, वो फतह उस उनके बीच में आपस में पॉलिटिकल झगड़े हुए, हमास का पूरा कब्जा गाजा पे हो गया और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फतह के हाथ में रहा, दैट इज वेस्ट बैंक। अब जैसे ये हुआ तैसे ही इजराइल ने ब्लॉकेड कर दिया। तो यह भी कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल गाजा है। उधर एक तरफ इजिप्ट और बाकी चारों तरफ इजराइल। ना वहां पर पानी भी राशन के तौर पे दिया जाता है, बिजली भी इजराइल से दी जाती है, उसमें भी बहुत कटौती होती है, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पर। वहां पे दवाइयों की भी किल्लत रहती है, खाने पीने की भी किल्लत रहती है, और उनको एक तरीके से घोटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इजराइल के ऊपर हमास ने ये हमले कर दिए तो इजराइल बहुत बड़ा विक्टिम हो गया। खैर, जो हमले हुए वो बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक और अमानवीय थे, लेकिन इजराइल ने भी वहां पर बहुत अत कर रखी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल अब ये इस तरीके का माहौल है, और अरबी लोग जो हैं वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा अपना दुश्मन मानते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका के सपोर्ट की वजह से ये इजराइल जो है ये जाजती करता है। अब इजराइल के फिलिस्तीनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जी, ओस्लो अकॉर्ड हुआ। ओस्लो अकॉर्ड में पीएलओ, जिसके यासिर अराफात थे, उनके ये हुआ कि भाई तुम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लो। इजराइल को था कि तुम फिलिस्तीन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज कर लो। एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर ये हुआ कि जितने भी इलाके थे सेटलमेंट के, वहां से तुम पीछे हट जाओ, और उसका भी एक वो बताया कि ऐसे ऐसे करके आप पीछे हटेंगे, तो वो आप नहीं हटे, बल्कि आपने सेटलमेंट्स और करने शुरू कर दिए। पैलेस्टाइन इलाकों के अंदर आपने सेटलमेंट करने शुरू कर दिए। फिर यह था कि जेरूसलम को पहले जब 1948 में हुआ था कि भाई एक फिलिस्तीनी इलाका होगा, एक जूइश इलाका होगा इजराइल, और जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी होगा, क्योंकि यहां पर मुस्लिम्स की भी होली साइट्स हैं, क्रिश्चियंस की भी होली साइट्स हैं, और जूस की भी होली साइट्स हैं। तो वो सब कुछ नहीं हुआ, 1967 में ही कब्जा हो गया, और अब तो उन्होंने अपना उसको कैपिटल ही बना दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस पूरे इशू को बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। अब इतनी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं कि इसमें रिलीजन है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें पॉलिटिक्स है, बहुत ही पेचीदा है। ये इतना आसान नहीं है समझने का, और मैं माफी चाहता हूं कि ये भी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, शायद बोरिंग भी हो गया हो। बहरहाल, तो अब आज के टाइम की जियोपॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स बहुत ही सिंपल है। ईरान ने बोल दिया है कि हमास की मदद ईरान ने करी। वहीं पाकिस्तान के भी तार जुड़े हो सकते हैं। हमास ने जिस तरीके से हमले किए, इसमें पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं रोल निकल के आएगा, ऐसे संकेत हैं। अब सबसे ज्यादा तकलीफ है, अब हमास ने बोला कि जो इजराइल के साथ में दोस्ती करना चाहते हैं उनको ये पैगाम है। तो इजराइल के साथ दोस्ती अभी कौन करना चाह रहा था? सऊदी अरेबिया। इन दोनों के बीच में बहुत बातें चल रही थी, और इससे फिलिस्तीनी बड़े परेशान थे कि अगर इजराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई तो फिर उनको कोई नहीं पूछेगा, और कोई नहीं पूछेगा, इसलिए उन्होंने ये हमला तैयार किया और उन्होंने हमला कर भी दिया।
अब जैसा हम सबको मालूम है, मोहम्मद बिन सलमान G20 में आए, उन्होंने भारत के साथ एक ऐलान किया कि हम एक कॉरिडोर बना रहे हैं ट्रेड का। इंडिया से समुद्र के रास्ते अरबी पोर्ट पर सामान जाएगा, वहां से ट्रेन के रास्ते इजराइल तक जाएगा, इजराइल से फिर समुद्र के रास्ते साइप्रस होते हुए ग्रीस जाएगा। अब साइप्रस होते हुए ग्रीस जाएगा, इससे तकलीफ तुर्की को हो गई, उसने कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। वहीं ईरान और इन सबको कोई इनको भी इससे मंजूरी नहीं है, पाकिस्तान ने भी इसकी मुखालफत करी है ऑब्वियसली। तो अब ये सारे के सारे परेशान थे कि अगर ये ऐसे हो गया तो फिलिस्तीनियों का कोई फिर पूछने वाला नहीं होगा। अब तो ये एक्शन हो गया, और उधर अब पूरा यूरोपियन यूनियन, दैट इज जर्मनी, फ्रांस, आपका यूके, कनाडा, फिर अमेरिका, एंड जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शायद इनके कोई स्टेटमेंट नहीं आया बट अंडरस्टूड है, इंडिया, ये सारे के सारे इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और हम ट्विटर पे भी देख रहे हैं कि इजराइल के साथ सिंपैथी है, मेरी भी बहुत सिंपैथी है इजराइल के साथ में, क्योंकि जिस तरीके से टेररिज्म हुआ वो बिल्कुल ना काबिल बर्दाश्त है ना कबूल है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कितना भी आपका जस्टिफाइड कॉज क्यों ना हो। देखिए, अगर आप मेरिट पे बात कर रहे हैं तो फिलिस्तीनियों का जस्टिफाइड कॉज है कि आप उनके इलाके में, जैसा मैंने बोला कि आप सेटलमेंट भी कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से किसी के घर घुस भी सकते हैं, किसी भी इलाके की तलाशी कर सकते हैं, कहीं भी आप मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, आप हवाई हमले कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बेसिकली उसको आपने जकड़ा हुआ है बेसिकली। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से फिलिस्तीनियों के हक में है ये बात, उनके लिए सिंपैथी है, और हिंदुस्तान वो सिंपैथी रखता है और हम लोग सब रखते हैं सिंपैथी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप इस्लाम का नाम लेकर और इस्लाम को आगे रखकर और फिर आप छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, 80-85 साल की बुजुर्गों को पकड़ के आप टॉर्चर करते हैं, और छोटे बच्चों को, एक वीडियो आया उसमें वो उसको अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है और वो ऐसे करके और आईसिस स्टाइल में जुबा कर दिया। ये वाले सीन जो है बहुत दुखदाई हैं, इससे पूरी सिंपैथी चलेगी। अभी इस समय अगर आप ओपिनियन की बात करें तो पूरा ओपिनियन इजराइल के पास में है, कोई भी फिलिस्तीनियों के हक में बात करने को तैयार ही नहीं है, सिवाय मुस्लिम्स के। मुस्लिम्स जरूर फिलिस्तीनियों के बारे में बात कर रहे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दुखद यह है कि जितने भी मुस्लिम हैंडल्स हैं ट्विटर पे, खास तौर से एक्स जिसको बोलते हैं, वो उनको हमास की बर्बरता बिल्कुल नजर नहीं आ रही, वो एक तरफा नैरेटिव लिए हुए हैं, और बाकी दुनिया एक तरफ और इजराइल के साथ खड़ी हुई है, हमदर्दी के साथ खड़ी हुई है। तो ये सिचुएशन है, और ये अब आगे कहां जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये इजराइल बहुत ही स्मार्टली खेलेगा, क्योंकि अमेरिका ने ये बोल दिया है कि हम सारे एलाइज के साथ में, दोस्तों के साथ में संपर्क में हैं, सारे अरब मुल्क जो हमारे साथ हैं उनके साथ संपर्क में, इजराइल के साथ संपर्क में है। यानी कि इजराइल को सिर्फ और सिर्फ गाजा पर ही एक्शन करने दिया जाएगा, इसको कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा नहीं होने दिया जाएगा। कोई नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो कि ये मुस्लिम वर्सेस द रेस्ट हो जाए और एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अब्राहम अकॉर्ड्स हैं और बहुत सारे जो जितनी भी अभी पीस प्रोसेस में बढ़ोतरी हुई है वो सारी की सारी पानी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसको कोई होने नहीं देगा, और मेरे को लगता नहीं कि इजराइल भी उस रास्ते पर जाएगा। लेकिन वहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इज कि इजराइल को भी फिलिस्तीनियों को खुद मुख्तारी देनी चाहिए। टू नेशन थ्योरी इज द ओनली सोल्यूशन। फिलिस्तीनियों को अपना मुल्क बनाने का हक देना चाहिए जो फिलिस्तीनी इलाके हैं। इजराइल को अपने सेटलमेंट्स रोल बैक करने चाहिए फॉर पीसफुल सोल्यूशन, और वहीं जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बनाने का जो ओरिजिनल प्लान था उस पर अमल करना चाहिए। दिस इज द ओनली वे कि जूज और अरब्स एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम
इंडिया पाकिस्तान का अगर हवाला लें तो चाहे कैच कुछ भी कर लें, ये शायद इकट्ठे ना भी रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ पेचीदा चीज़ जरूर अटकी रहेगी। लेकिन वेल, ये तो मैंने बिल्कुल ऑफ द कफ अपना एक ओपिनियन दे दिया। बट मेरे ख्याल से फिलिस्तीनियों को भी इज्जत से जीने का हक है, और इजराइल को भी नरमी दिखानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा, और दुनिया को भी इजराइल को प्रेशर करके और ये सोल्यूशन इस 100 साल से भी ज़्यादा चले इस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर देता हूँ विराम। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।